Good morning, sir. करें बच्चों, आगे स्टार्ट करें। हाँ जी बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स सेकेंड पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2, न्यूक्लियर फिजिक्स। हमारे इस वीक के अंदर बच्चों सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, एक ऑप्टिक्स को छोड़ के, ऑप्टिक्स को छोड़ के सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। हाँ जी लिखो, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। डिस्कवर किसने किया था न्यूक्लियस? रदरफोर्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों क्या कुछ होता है पता है किसी को? हाँ जी, एनी स्टूडेंट? Protons and neutrons. वेरी गुड। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? देखो, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। बट जो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इस पेयर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियॉन। एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के पेयर को बोलते हैं न्यूक्लियॉन। यानी वी कैन से इन न्यूक्लियस देयर इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यस बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स होते हैं। एक न्यूक्लियॉन का मतलब एक न्यूट्रॉन थे और एक प्रोटॉन। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चे न्यूट्रॉन की। यू नो, न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। इसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता बच्चे। इट वाज डिस्कवर्ड, याद है किसी को? बाय जे कैडविक। कैडविक ने इसकी सर्च की थी। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चे? 1.674 into 10 की पावर माइनस 27। ये न्यूट्रॉन का होता है मास। प्रोटॉन के बारे में बोलो बच्चे। प्रोटॉन क्या होता है? इट हैज अ चार्ज
इक्वल टू प्लस ई, इट हैज अ चार्ज इक्वल टू प्लस ई, इसके पास चार्ज होता है प्लस ई का। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, इसको गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। चार्ज ऑफ प्रोटॉन पता है क्या होता है, प्लस ही होता है। चार्ज मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है तुम्हें, 1.672 into 10 की पावर -27 kg। प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ही की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 into 10 की पावर -19। हाँ जी बच्चों, अब मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, इक्वल होता है। ये न्यूट्रॉन का मास है और ये प्रोटॉन का मास है। दोनों में से ज्यादा किसका मास है, स्लाइटली न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, बट अप्रोक्सीमेटली बोथ आर इक्वल। यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. आगे लिखते हैं, ये नोट कर लो फटाफट, फिर अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। कर लिया नोट? तो मैं रब कर दूं इसको। Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन, न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल ZXA। इस सिंबल से न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं, ZXA। बच्चों ए क्या होता है, यू नो व्हाट इज ए? को क्या बोलते हैं, मास नंबर। Z को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। मास नंबर किसके इक्वल होता है बच्चे? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के मास प्लस न्यूट्रॉन के मास को सम कर दो तो मास किसका आ जाता है, मास नंबर आया। क्लियर बच्चों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं बताएगा भाई? एटॉमिक मास में से अब तुम्हें पता है बच्चों क्या कहते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ये आपको पता है बच्चों? Yes, sir. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगी बच्चे, एटॉमिक मास माइनस नंबर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगी हमारे पास। इसको मैं यहाँ पर P की जगह Z भी लिख सकता हूँ, E Z प्लस N भी होगा और ये वाला लर्न कर लो बच्चे फॉर्मूला। एटॉमिक मास इज इक्वल टू Z प्लस N, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हमारे पास बच्चे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों? Yes, sir. मुझे निकाल के दिखाना, एग्जांपल करके दिखाना। अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 14 है, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बताना कितने होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? 8. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। अच्छा बच्चों तो मुझे बताओ, एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, व्हाट इज द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास कितना होगा, बोलो जल्दी। इजी सा क्वेश्चन 16. पूछ लिया। A इज इक्वल टू Z प्लस N होता है, Z कितने हैं 8, N कितने हैं 8, कितने आ गए 16 आ गए। ठीक है, नोट कर लो। Yes, sir.
कर लिया नोट? तो आगे चलिए। हाँ जी बच्चों, हो गया नोट? चले आगे। Yes, sir. इसके बाद बच्चों तुम्हें पता है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। 1 AMU क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये मैंने आपको करवाया हुआ है। 1 AMU 1.66 into 10 की पावर -27 kg। 1 AMU को मैंने इस फॉर्म में भी आपको लिखवाया हुआ है, 931.45 लिख लो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हुए हैं, आपको याद होगा। ये मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं बच्चों। देखो जल्दी, इसमें कोई दिक्कत है? हाँ जी बच्चों। No, sir. No, sir. आगे लिखो, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? What are isotopes? Different mass number but same, हाँ जी बच्चों, same Atomic number. atomic number। एग्जाम्पल कोई बताएगा? कोई भी एग्जाम्पल? कार्बन C612 एंड C614। देखो इसके मास नंबर क्या, एटॉमिक नंबर क्या है? दोनों Same. सेम। मास नंबर क्या है दोनों? Different. ये और ये मास नंबर क्या है दोनों? डिफरेंट। ठीक है, ये दोनों मास नंबर हैं डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। आइसोटोन्स बोलो बच्चों, क्या होता है? Same number of electrons. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। C614 O816, इसमें बोलो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो ना, उसको आइसोटोन बोलते हैं। देखो ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहता हूं तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 14 - 6 8। दूसरे में निकालना चाहता हूं तो 16 - 8 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में क्या आ गई? सेम। आइसोबार्स क्या होते हैं? Same mass, different atomic number. Yes. Same mass number and but different atomic number. Example: C614 N714। इनका मास नंबर क्या है? देखो बच्चे, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। ये एटॉमिक नंबर 6 है, ये 7 है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम, इसको आइसोबार्स बोलते हैं। कर लो बच्चों जल्दी से नोट। हाँ जी बच्चों, हो गया नोट? Yes, sir. रब कर रहा हूं मैं इसको। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? 10 की पावर -15 में। इसको बोलते हैं 1 फर्मी। न्यूक्लियस का साइज होता है
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है, r इज इक्वल टू r नॉट 1 की पावर a की पावर 1/3। ये याद रखो बच्चों, जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास की पावर 1/3। न्यूक्लियस का रेडियस जो है बच्चे वो एटॉमिक मास की पावर 1/3 पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम आर नॉट लगा लेते हैं। आर नॉट की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, यानी 1.1 फर्मी। बच्चों याद रखना, अगर एटॉमिक मास बढ़ेगा तो रेडियस भी न्यूक्लियस का बढ़ता जाएगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी क्या होती है तुम्हें पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम, 4/3 पाई आर का क्यूब। अब यू नो बच्चों मास की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी हाँ जी बच्चों, मास की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास कितना होता है। Z प्लस एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, बोलो व्हाट इज, Z प्लस हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। पूरे एटम का मास ना बच्चे न्यूक्लियस की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम मास होता है, उसका मास कंसीडर ही नहीं करते। पूरे एटम का मास उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है। अब न्यूक्लियस में क्या कुछ होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अब मुझे ये बताएगा कोई बच्चा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी कितना न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर होता है, कितना बच्चे, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन्स होते हैं। हाँ अब देखो जितना एटॉमिक नंबर होता है, कितना एटॉमिक नंबर होता है, जेड। अब मैं क्या यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मास। अब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं बच्चे, जेड। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, mp। ये टोटल मास आ गया, यहाँ पर लिखेंगे मास यस ऑफ सर। प्रोटॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, कौन बताएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, n होते हैं, n मान लो उसके। यस सर। और एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, मैं कैपिटल, mm। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होएगा, mn। एक न्यूट्रॉन का मास हो गया mn। अब बच्चे देखो मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये पता है आपको, हाँ जी बच्चों, यस सर। ZMP। न्यूट्रॉन की जगह मैं यहाँ प्रोटॉन लिख सकता हूँ बच्चे, प्रोटॉन का मास तो Z प्लस N इंटू MP हो गया यहाँ का, तो इसको मैं बोल दूंगा AMP। दिस इज योर फाइनल मास। देखना बच्चों यहां तक क्लियर है आपको फाइनल मास जो मैंने आपको लिखवाया है, यस सर। ओके मैं इसको ऊपर से रब कर रहा हूं। अब बच्चों देखो इसके बाद की बात करते हैं, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये मास आ गया, तो डेंसिटी क्या होगी बच्चे, कोई बोलेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मास कितना निकाला मैंने, ए एम पी, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो ए एम पी बाई 4/3 पाई आर की जगह आर ए की पावर 1/3 की पावर 3। तो ये बच्चों आ गया मेरे पास ए एम पी 4/3 पाई आर नॉट की पावर 3, ए अकेला, ए से ए कट गया, तो ये बच गया 3 MP अपॉन 4 पाई आर नॉट की पावर 3।
अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10 की पावर -27 अपॉन 4, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 1.1 10 की पावर -15 का क्यूब। जब मैं ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है डेंसिटी की, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 into 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑर्डर ऑफ क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 17 का ऑर्डर आ गया। अब बच्चों ये देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी होती है, ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूं, डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियस की वो किस पर डिपेंड नहीं कर रही। बताओ जल्दी बताओ, यहाँ पर एटॉमिक मास पर डिपेंड ही नहीं करती डेंसिटी। यस सर। अगर बच्चों एटॉमिक मास पर डेंसिटी डिपेंड नहीं कर रही, डेंसिटी की वैल्यू फिक्स है, तो डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए डेंसिटी फिक्स होनी है। हर एक न्यूक्लियस की डेंसिटी फिक्स है, हाइड्रोजन की भी उतनी है, हीलियम की भी उतनी है, न्यूक्लियर लिथियम की भी उतनी है, बेरिलियम की भी, बोरॉन की भी, कार्बन की भी, नाइट्रोजन की भी। हर एक एटम की डेंसिटी इक्वल होती है। कितनी होती है? 3 into 10 की पावर 7 kg पर मीटर क्यूब। हर एक एटम की डेंसिटी बच्चों सेम होती है, लिख लो इसको। हाँ जी बच्चों, लिख लिया यहां तक? बोलते नहीं हो? यस सर। आगे बढ़ रहा हूं, रब कर रहा हूं बच्चों इसको। तो मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियाई of almost all atoms have same density as nuclear density is independent of the mass number A and atomic number Z. That's it. ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा मास डिफेक्ट। राइट डाउन, नेक्स्ट टॉपिक इज मास डिफेक्ट। अगला टॉपिक लिखो बच्चों, मास डिफेक्ट। बच्चों समझो मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप हमारे 1 सितंबर से लेकर किसी के 20 सितंबर के बीच में एग्जाम है? सर अभी तक तो नहीं है, हमें अभी तक तो हम ही एग्जाम कंडक्ट करेंगे यहाँ पर। सर मेरे एग्जाम्स हैं। सर हमारे भी शायद है। मुझे नाम लिखाना बच्चे किस किस के हैं। सर साक्षी। साक्षी के हैं, और मानसी, शुभलीन। मानसी के भी हैं, शुभलीन भी। ये पक्का श्योर है? सर अभी ना मतलब डेट्स नहीं आई, इतना है कि होंगे एग्जाम्स। किसी ने कोई सिलेबस के बारे में बताया भी, कौन से चैप्टर आने हैं? नहीं सर अभी तो नहीं बताया, पूछ लेंगे आज ही। ओके, अगर किसी का कोई चैप्टर रहता होगा तो मुझे बता देना। वैसे ऑलमोस्ट हमारा सारा डन है, ऑप्टिक्स को छोड़ के अकेला। ऑप्टिक्स मुझे लगता है मैं ना बोर्ड के लिए आपको करवाई लूँ थोड़ा सा, भी जो बोर्ड में पूछे जाएगा वो। ऑप्टिक्स को डिटेल में हम बाद में करेंगे आफ्टर द एग्जाम्स, ठीक है? उसको 15 दिन लगेंगे, आफ्टर द एग्जाम्स के बाद हम करेंगे। उससे पहले पहले अगर कोई कहता है कि मुझे ऑप्टिक्स आना है, किस साक्षी आपका सिलेबस फाइनल हुआ? यस सर, ऑप्टिक्स नहीं आएगा हमें। ऑप्टिक्स आएगा। मानसी आपका सिलेबस फाइनल हुआ? नहीं आएगा मुझे। नो सर। शुभलीन आपको? सर अभी पता नहीं, आज कंफर्म करके बता दूंगी। सर मुझे ऑप्टिक्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ना ऊपर से ओवरव्यू दूंगा। जो पेपर में आना वो आपने 10th क्लास में ऑप्टिक्स किया भी हुआ है, कैसा है, जैसे लेंस फार्मूला हो गया है आपने किया हुआ है वहां पर, है ना?
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसी चीजें आपने की हुई है। मैं आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, इसको बड़े आराम से हम करेंगे आफ्टर योर एग्जाम्स। 15 सितंबर के बाद हम इसको 15-20 दिन लगाएंगे, डिटेल में करेंगे। उससे पहले पहले मैं आपको ऑप्टिक्स भी ओवरव्यू दे दूंगा कि ये पेपर में आपको आएंगे, ये आप कर, ठीक है, वो इजीली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं पहले कराऊंगा डिटेल ऑप्टिक्स में आफ्टर 15 सितंबर कराऊंगा। और दूसरी बात बच्चों, जिसके एग्जाम है या नहीं है, हार्डली मैटर्स, जो आपने हमारे एग्जाम भी देने हैं, हम भी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और एग्जाम हमारे ये स्टार्ट हो जाएंगी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, वो आप एग्जाम दे लेना यहाँ पर भी। जैसे जैसे आप आगे पीछे भी दे सकते हो। अगर साक्षी आपका पेपर मान लो फिजिक्स का है पहले, है ना, तो हम अगर यहाँ पर केमिस्ट्री का पहले ले रहे हैं तो आप हमारा फिजिक्स का पेपर पहले दे देना, आपको तीनों पेपर मिल जाएंगे, आपकी भी प्रेपरेशन हो जाएगी स्कूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे एग्जाम भी देने हैं हम, मतलब ये मान के चलो कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आपको आगे कुछ भी नहीं करवाएंगे। उससे पहले पहले जो आपने करना है, जो आपका सिलेबस रहता है, जो आपको पेपर में आना है, वो आप कर सकते हो। 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आपकी मतलब ये आगे की क्लासेस नहीं होंगी। इसके अंदर आपको पेपर दिए जाएंगे, या हमारी तरफ से पेपर कंडक्ट होंगे, या आपके स्कूल वालों की तरफ से कंडक्ट होंगे। इसमें हम कुछ भी नहीं करवाएंगे। अगर आपको डाउट होंगे तो आप फोन मतलब करके हमसे डाउट लेकर जा सकते हो यहाँ से 1 to 15 सितंबर के बीच में, ठीक है। अगर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में और फिर रिवीजन का टाइम तो मिलेगा ही नहीं, आप या तो कैसे बच्चे? सर अगर फर्स्ट वीक में हुए सितंबर के, क्योंकि अगस्त का भी 24 है, अगर आप मिड सितंबर में लोगे तो हम रिवीजन भी कर लेंगे एग्जाम्स के लिए जो आप लोगे। मिड सितंबर में यस कितना बात क्या होती है, जो आपकी 24 के बाद है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी के जो एग्जाम होते हैं ना वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होते हैं सभी के। सर हम, मुझे भी स्कूल का नहीं पता, स्कूल के एग्जाम्स कैसे हैं, मैं जो आपके एग्जाम्स हैं उनकी बात कर रही थी कि वो मिड सितंबर में लें। ये सर, क्योंकि हमें फिर रिवीजन का तो टाइम मिलेगा ही नहीं। तो हमारे एग्जाम पता है कैसे होंगे? मैं अभी फाइनल डेट शीट हमने नहीं की, मैं बता देता हूँ कैसे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जाम हमारा 3 सितंबर को है, तो दूसरा हो जाएगा 7 को, तीसरा हो जाएगा 14 को, चौथा हो जाएगा 15 या 16 को या 17। मतलब ये मिड भी हो गया, स्टार्टिंग भी कवर होगी। अगर हम मिड से स्टार्ट करेंगे 14-15 से, तो वो एंड तक खींचा जाएगा 30 तक, वो नहीं खींचना हमने मतलब 15-20 सितंबर तक खत्म करके 15 के बाद हमने दोबारा फिर सिलेबस स्टार्ट करना है। आगे रिवीजन स्टार्ट करेंगे फिर, और पहले सिलेबस खत्म कर देंगे, ऑप्टिक्स डिटेल में खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद दोबारा 1 अक्टूबर से हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों? ओके सर। और सर इंग्लिश की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? वो हम नवंबर में लेते हैं इंग्लिश की क्लासेस। सर हमारे सितंबर में एग्जाम्स हैं। और बच्चे वो सिंपल नॉर्मल इंग्लिश होती है, वो तो हो जाती होती है। एक्चुअली हमारी जो इंग्लिश की हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं वो नवंबर में करते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए इंग्लिश की क्लास, किस किस को चाहिए पहले इंग्लिश की क्लास, बोलो। सर चाहिए ये, सर मुझे भी चाहिए। सर 2-3 सिमरन को चाहिए इंग्लिश की क्लास, और मानसी को, और जैस्मीन को, और सभी को चाहिए इंग्लिश की क्लासेस। ओके, तो फिर ऐसे करते हैं बच्चों, 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में हमने तो देखो आगे कुछ करवाना नहीं, उसकी जगह आपकी इंग्लिश की क्लास लगवा दें 1 सितंबर से। नो प्रॉब्लम। हाँ यस सर। यस सर। हाँ, 1 सितंबर से आपकी इंग्लिश की क्लासेस लगवा देंगे। हमने नहीं आगे कुछ करवाना, हमारी क्लास नहीं होगी, हमसे आप डाउट ले सकते हो, फोन करके यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन 1 सितंबर से 15 सितंबर में हम आगे कुछ नहीं करवाएंगे। उससे पहले पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जिसका कोई सिलेबस रहता है, जिसको कोई चैप्टर में डाउट है, 1 सितंबर से पहले पहले वो अपने डाउट्स यहाँ आके हमारे पास क्लियर कर ले, चाहे जूम पे मीटिंग में क्लियर कर ले, लेकिन 1 सितंबर से पहले पहले क्लियर कर ले।
उसके बाद आपकी फिर इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, आपकी ये क्लास नहीं होगी, फिजिक्स की भी नहीं होगी, केमिस्ट्री की भी नहीं होगी। आगे सिलेबस नहीं करवाना आपने, डाउट आप ले सकते हो, डाउट आप लेने के लिए फोन करके यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है बच्चों? सर सिलेबस कब तक बता दोगे? सिलेबस तो हमारा बच्चे ये जो इस वीक में ऑलमोस्ट देखो सिलेबस तो हमारा हो ही गया, एक ऑप्टिक्स नहीं हुआ। ऑप्टिक्स का भी ओवरव्यू मैं इस वीक में दे दूंगा आपको। संडे तक मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अकेला हमारा रह जाएगा ऑप्टिक्स इन डिटेल रह जाएगा। नहीं सर, डिटेल में जो ऑप्टिक्स हाफ करूंगा मैं अभी। एग्जाम वाला जो सिलेबस आप बोल रही थी। हाफ ईयरली वो ले रहे आज हो इस वीक में हो जाएगा बच्चे सारा सिलेबस। एग्जाम वाला तो हो ही गया ना, एग्जाम वाला तो सभी का हो ही गया सिलेबस। सर नहीं जो सर, आप एग्जाम कंडक्ट करोगे उसमें क्या क्या सिलेबस अच्छा, आएगा? एग्जाम के अंदर बच्चों, एग्जाम के अंदर हमारी यूनिट आएगी, इलेक्ट्रोस्टैट आएगी, करंट आएगी, मैग्नेटिज्म आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी, इसके बाद हमारा एसी आएगा, ईएम वेव आएगा, यहां तक आएगा। ऑप्टिक्स नहीं डालेंगे। ये चैप्टर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर आएंगे आपको एग्जाम में। ये हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी डन, ये आपको पता ही है ना। ये चैप्टर बच्चों हमारे सारे हो चुके हैं। तो इस ये सिलेबस हमारा हुआ एग्जाम का। मैंने तो इसके बाद भी करवा दिया, हमारा सिलेबस ही बच्चों सारा हो गया ऑलमोस्ट। हमारा ड्यूअल नेचर भी हो गया, हमारा एटम भी हो गया। अब हमारा न्यूक्लियस जो है वो वैसे तो मैं देख रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो हमारा खत्म ही हो गया, इतना भी लिया हुआ, बाकी सारे तो टॉपिक इन्होंने डिडक्ट कर दिए। न्यूक्लियस भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक चैप्टर रह गया पीछे, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन, एक चैप्टर रह गया। वो मैं ट्राई करता हूँ सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन को बाद में करा के, पहले मैं करवा दूंगा ऑप्टिक्स। ठीक है ना, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वाला टॉपिक है, ऑप्टिक्स भी खत्म करवा दूंगा जो बोर्ड में आना है। ओके बच्चों? ओके सर। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं मास डिफेक्ट करवा दूंगा आपको। मास डिफेक्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द मास डिफेक्ट? यस बच्चों, मास डिफेक्ट क्या होता है? देखो समझो, एक न्यूक्लियस है बच्चे, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, अब मास डिफेक्ट क्या होता है वो समझ लो ध्यान से। कहता है मेरे पास 50 न्यूट्रॉन है, 50 प्रोटॉन है। ठीक है, 50 न्यूट्रॉन और 50 प्रोटॉन, जब इनका मास मान लो 50 न्यूट्रॉन और 50 प्रोटॉन का मास है 10 ग्राम, लेट अस सपोज 10 ग्राम। ठीक है, लेकिन जब ये 50 न्यूट्रॉन और 50 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मिलके रहते हैं तो इनका मास हो जाता है 9 ग्राम। फर्क समझ आया कि नहीं? जब तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अकेले अकेले रहते हैं बच्चों तो उनका मास क्या होता है? ज्यादा। जब वो कंबाइन होकर न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं तो उनका मास क्या होता है बच्चों? कम। इस डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। समझ आया कि नहीं आया आपको मास डिफेक्ट क्या होता है? यस सर। तो लिखो बच्चों फटाफट। इट इज ऑब्जर्व्ड, इट हैज ऑब्जर्व्ड दैट there is a difference between expected mass and actual mass of a nucleus. ठीक है, मास एक्सपेक्टेड, न्यूक्लियस का मास होना क्या चाहिए बोलेगा कोई? मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियस का मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ, बोलो बच्चों, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है? जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू एक प्रोटॉन का मास। न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ एक न्यूट्रॉन। अब तुम्हें बच्चे ये भी पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मैंने आपको लिखवाया था a माइनस जेड होता है, ये भी आपको पता है। हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। अब जो ऑब्जर्व्ड मास होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो बच्चों, पूरा एटम है,
इसके अंदर न्यूक्लियस है। अगर मैंने मास निकालना है तो मैं करूंगा पूरे एटम में से किसका मास माइनस कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास किसका मास आ जाएगा, न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? यस सर। ऑब्जर्व्ड मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटम के मास में से किसका मास निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन का, तो किसका मास बच जाएगा, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस। एटम के मास में से माइनस कर दो इलेक्ट्रॉन का मास, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me। इट इज फाउंड दैट, फटाफट लिख लो बच्चों, इट इज फाउंड दैट मास ऑब्जर्व्ड इज लेस देन मास एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड मास एक्सपेक्टेड मास से कम होता है। बच्चों लिख लिया यहां तक? हाँ जी बच्चों, आंसर। आगे चलें फिर। यस सर। ओके, अब बच्चों मैं लिख रहा हूं, इसके बाद रब कर रहा हूं। मास डिफेक्ट क्या आ जाएगा, मास एक्सपेक्टेड माइनस मास ऑब्जर्व। मास एक्सपेक्टेड क्या था बच्चे, बोलोगे मास एक्सपेक्टेड क्या था, ZMP A माइनस ZMN। मास ऑब्जर्व क्या था बच्चे, M एटम माइनस ZM, ये था मास ऑब्जर्व। इसकी मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, ZMP AMN, सॉरी A माइनस ZMN, M एटम माइनस ZMP डेल्टा ZM, ZMP प्लस ME A माइनस ZMN माइनस M डेल्टा MZ। ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, ये इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको बच्चे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं, ये वैसे ही लिख लो आप, कहीं पर यूज होता है। That's it. डेल्टा M ZMH N MN M एटम, ये क्या होता है, मास ऑफ एटम। ये क्या होता है बच्चे, एटॉमिक नंबर। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये टोटल। ये क्या होता है बच्चे, मास ऑफ न्यूट्रॉन। दैट्स इट, आज का काम हुआ खत्म, ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो गया, ऑलमोस्ट। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे, क्योंकि ना इसमें बच्चे काफी टॉपिक खत्म है, यहीं तक के टॉपिक्स, अब इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें, ठीक है। ओके। इसके बाद ना मैं बच्चों आपको ऑप्टिक्स स्टार्ट करवाऊंगा बोर्ड के लिए, ऑप्टिक्स स्टार्ट करके, और हम फिर इसके बाद ऑप्टिक्स स्टार्ट करके ऑप्टिक्स बोर्ड के लिए मैं इस वीक में करवा दूंगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं ऑप्टिक्स अकेली बोर्ड के लिए करवाऊंगा, ओवरव्यू ही दूंगा, ताकि जिन बच्चों का आना है वो कर ले, जिन बच्चों का नहीं आना वो हल्का सा समझ ले, ठीक है ना। आप ऐसे करना, जो मैंने पेपर डालना है ना, मैंने उतना तो ऑप्टिक्स में से भी मैं जो क्वेश्चन डालूंगा पेपर के अंदर अपने, मैं ऑप्टिक्स भी डालूंगा, जो क्वेश्चन डालूंगा ऑप्टिक्स के अपने पेपर के अंदर, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। वही क्वेश्चन आपने अपने स्कूल बोर्ड के लिए, जिनका एग्जाम में आएगा उनके लिए उन्होंने करने हैं, और वही आने हैं क्वेश्चन ऑप्टिक्स में अभी, ठीक है ना। ऑप्टिक्स के 2-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वही डालूंगा। और आपके 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक
ये बोर्ड एग्जाम्स ही होने हैं, चाहे स्कूल वाले और हमारे वाले भी आपने देने कंपल्सरी है। ओके सर सर। एक बार ग्रुप में सेंड कर दोगे सिलेबस? हम डेट शीट बना के सेंड करेंगे ना सारा कुछ। और 1 सितंबर से आपकी इंग्लिश की क्लासेस लगेंगी, फिजिक्स का केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं होगा। आगे अगर डाउट होंगे तो आप हमसे फोन पे पूछ सकते हो, डाउट होंगे आप यहाँ पर फिजिकली विजिट कर सकते हो 10 to 12 के बीच में जब मर्जी। ओके बच्चे? ओके सर।